मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र विद्यापति का काव्य सौष्ठव। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति का काव्य सौष्ठव विद्यापति के कुछ पद बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। और विद्यापति पदावली एमए पूर्वार्ध के प्राचीन काव्य प्रश्न पत्र में पूरी की पूरी लगती है। तो इन दोनों ही कक्षाओं के लिए आज का यह व्याख्यान उपयोगी है। विद्यापति पदावली का काव्य सौष्ठव। विद्यापति के पद हिंदी गीति काव्य के श्रृंगार हैं। उनमें जनजीवन का बड़ा ही स्वच्छंद हास विलास, प्रेमी हृदयों का मधुर प्रेमालाप, युवक और युवतियों की मदोन्मत्त अटखेलियाँ, रसिकों की आनंदमयी क्रीड़ाएं, स्वच्छंद जनमानस की भाव लहरियों का उन्मुक्त नर्तन, हृदय की क्यारियों में हंसते हुए भाव सुमनों की दिगंत व्यापिनी आह्लादकारी सुरभि, भाव विभोर मधुर कंठों का मदोन्मत्त गुंजन, जन जन के प्रेम विवल सुमधुर संगीत की उल्लासमयी ध्वनि, ये सारे विद्यमान हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इन गीतों में प्रेमाकुल हृदयों के मधुर स्वर गूंज रहे हो, क्योंकि इन पदों में व्याप्त सरस संगीत, कोमल निनाद, शास्त्रीय स्वर विधान, सुललित पद विन्यास, मद विवल स्पंदन, संगीत की निर्मल निर्झरिणी, ये सारी चीजें हमारे ध्यान आकर्षित करती है। निस्संदेह विद्यापति के ये पद लोक साहित्य की पावन पैश्विनी को प्रवाहित करते हुए साहित्यिक पद शैली की ऐसी भावमयी धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिनकी ओर सरस कवि हृदय का आकृष्ट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विद्यापति के पदों की यह भावधारा लगभग 400 वर्षों तक अविरल गति से प्रवाहित होती रही और कबीर, सूर, नंददास, तुलसी, मीरा आदि सभी भक्त कवियों ने बरबस इस पद शैली में अपनी काव्य रचना की। विद्यापति के ये पद 3 भागों में विभक्त है। पहले प्रणय लीला संबंधी श्रृंगार के पद, दूसरे प्रार्थना संबंधी पद और तीसरे तत्कालीन परिस्थितियों का चित्र अंकित करने वाले पद। इनमें से प्रणय लीला संबंधी पदों का बाहुल्य है। तो आज हम बात करते हैं पदावली के काव्य सौष्ठव पर। इस पदावली के काव्य सौष्ठव में पहला बिंदु है वस्तु वर्णन। विद्यापति ने अपने पदों में युवक और युवतियों के अंतर जगत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए राधा और कृष्ण के माध्यम से उनकी प्रणय लीलाओं का अत्यंत प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। और यह वर्णन 6 भागों में विभक्त है। वैसंधि वर्णन, नखशिख वर्णन, सद्य स्नाता वर्णन, प्रणय केली वर्णन, स्तुति वर्णन और युद्ध वर्णन। तो ये 6 प्रकार का वस्तु वर्णन विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। पहला है वैसंधि वर्णन। देखिए, शैशव के उपरांत जब यौवन का आगमन होता है तब किशोरियों के अंग प्रत्यंग में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन सहसा नहीं होता, अपितु जैसे शिशिर के उपरांत धीरे धीरे बसंत के आगमन हेतु पहले वृक्षों में कोमल किस्ले प्रस्फुटित होते हैं, लताओं में सुकुमार कलियों की छटा दिखाई देने लगती है, पवन में
मंद मंथर गति आने लगती है और पक्षियों के कलरव में मधुरता की गूंज सुनाई पड़ने लगती है, उसी तरह एक किशोरी के अंगों में भी यौवन के विकास का दर्शन एक साथ नहीं होता, उसमें भी धीरे धीरे स्फुरण होता है। वह पहले उन्मुक्त हंसी के द्वारा घर आंगन को गुंजायमान कर देती थी, किंतु अब वह हंसते हंसते सहसा रुकने लगती है और उसकी हंसी पर स्मित अपना अधिकार करने लगती है। पहले वह स्वच्छंद गति से घर के अंदर और बाहर भागती फिरती थी, परंतु अब वह भागते भागते कभी गंभीर हो उठती है और अपने अंगों के उभार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। पहले उसके चितवन में भोला शेषव सरल गति से खेलता था, अब उसकी सरलता कुछ कुछ चतुराई और कुशलता में बदलने लगती है। इस तरह कभी चंचलता, कभी गंभीरता, कभी उन्मुक्त हास, कभी लज्जायुक्त मुस्कान, कभी सरलता, कभी बांकपन, कभी अंगों को सुध-बुध भूलकर स्वच्छंद गति से गमन करना और कभी तुरंत अपने वक्ष आदि के उभार को देखकर ठिठक जाना, ये ऐसे व्यापार है जो वह संधि के मनोरम चित्र प्रस्तुत करते हैं और जिनमें भ्रू विक्षेप, नेत्र कटाक्ष, मंदर स्मृति, क्षीण कटी आदि में परिवर्तन के साथ साथ कुछ प्रसन्नता और कुछ आश्चर्य, कुछ अल्लड़पन और कुछ लज्जा, कुछ भोलापन और कुछ बांकपन, कुछ चंचलता और कुछ मर्यादा, कुछ सुख और कुछ पीड़ा, कुछ सरलता और कुछ वासना, इन सब के दर्शन एक साथ होते हैं। तो विद्यापति ने अपने वह संधि में ऐसे कितने ही मार्मिक चित्र खींचे हैं, जैसे खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, खने खन दसन छटा छुट हास, खने खन अदर आगे बहु गहु बास, चौगी चले खने खन चलमंद, मनमत पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आंचल दय खने होय भोर, बाला शेषव तारुण भेंट, लखे न पारिये जेठ कनेट। शेषव और यौवन के साथ एक साथ दिखाई देने के कारण यह बाला कभी तो आंखों से कटाक्ष करने लगती है और कभी उसकी असावधानी से उसका अंचल धूल में गिर जाता है। कभी वह उन्मुक्त हंसी हंसने लगती है, जिससे उसकी दांतों की ज्योति हंसी के साथ चारों ओर फैल जाती है, तो कभी वह अपनी इस उन्मुक्त हंसी को छिपाने के लिए होठों के सामने अपना वस्त्र ले जाती है। कभी वह चौंक कर चलती है तो कभी मंद मंद गति से चलने लगती है। अभी तो वह कामदेव की शिक्षा का पहला ही अनुबंध है। इसी से कभी वह एक क्षण के लिए अपने लघु रोजों को थोड़ा देख लेती है और फिर क्षण भर में ही उन्हें आंचल से छिपा लेती है और स्वयं को भूल जाती है। इस प्रकार उस बाला से शरीर में शैशव और यौवन का मिलन हो रहा है। कुछ पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। इस प्रकार के अनेक मनोरम चित्र विद्यापति की कलम से सृजित हुए हैं, जो उनके वह संधि वर्णन में हमें मिलते हैं। दूसरे प्रकार के वर्णन है नख शिख वर्णन। बहुत ही प्राचीन काल से अंग सौंदर्य का चित्रण करने के लिए हमारे यहाँ नख शिख परंपरा मिलती है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सभी भाषाओं में ये वर्णन मिलते हैं। विद्यापति ने भी उसी परंपरा का पालन करते हुए अंग सौंदर्य के निरूपण के लिए नखशिख पद्धति का अवलंबन लिया है। नखशिख के अंतर्गत प्रायः पैर के नाखून से लेकर चोटी तक अंग के प्रत्येक भाग का प्रभावोत्पादक वर्णन किया जाता है। इसके लिए यह कवि परंपरा प्रचलित है कि देवियों और दिव्य नारियों के अंग सौंदर्य का चित्रण पैर के नख से आरंभ करके क्रमशः सिर के वर्णन तक किया जाता है, और साधारण स्त्रियों का अंग सौंदर्य वर्णन करने के लिए सिर से आरंभ करके पैर के नाखून तक का वर्णन किया जाता है। इसलिए प्रथम वर्णन को नखशिख और दूसरे वर्णन को शिख नख कहना चाहिए।
परंतु दोनों प्रकार के वर्णनों के लिए साहित्य में नखशिख नाम ही प्रसिद्ध है। तो विद्यापति ने इन दोनों ही प्रकार, नखशिख और सिख नख, दोनों ही प्रकार के वर्णन अपने काव्य में किए हैं। राधा के दिव्य सौंदर्य की झांकी उन्होंने नखशिख पद्धति से की है। माधव की कहब सुंदरी रूपे, कतेक जतन विहि आन समारल, देखत नयन स्वरूपे, पल्लव राज चरण युग शोभित, गति गज राजक भने, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, मेरु ऊपर दुई कमल फुलाइल, नाल बिना रुचि पाई, मन में हार धार बहु सुरसरी, तो नहीं कमल सुखाई। तो ये इस प्रकार से राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। हे माधव, उस रूपसी के दिव्य रूप का वर्णन किस तरह करूं? मुझे तो उसे देखकर यह जान पड़ता है कि विधाता ने बड़े प्रयत्न पूर्वक उसके रूप सौंदर्य की सृष्टि की है, क्योंकि उसके दोनों चरण पल्लव राज कमल के तुल्य सुशोभित है। उसकी मस्त गति गजराज की गति के समान है। इस प्रकार के अनेक उपमान देते हुए कवि नखशिख वर्णन करता है। विद्यापति ने नखशिख ही नहीं अपितु नायक के अंग सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए नखशिख का उसमें भी अनुसरण किया है। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनैत मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांद